नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अजय कुमार शर्मा अकाउंटिंग इन सर्विस सेक्टर विषय अंतर्गत अपनी चौथी प्रस्तुति में आपका स्वागत करता हूं। इसके पूर्व की प्रस्तुतियों अर्थात प्रस्तुति क्रमांक 1, 2 एवं 3 के माध्यम से हमने होटल व्यवसाय में संलग्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संबंध में सामान्य जानकारियों के अतिरिक्त होटल व्यवसाय में लेखांकन संबंधी प्रारंभिक पुस्तकों का निर्माण, होटल व्यवसाय के लिए किराया दर की गणना तथा प्रबंधकीय निर्णयों के लिए आवश्यक लेखांकन संबंधी गणनाओं का अध्ययन प्रस्तुत किया है। अब इसके पश्चात इस प्रस्तुति के माध्यम से हम होटल कंपनी के अंतिम खाते किस तरह बनाए जाते हैं, इसका व्यवहारिक प्रश्न के माध्यम से अध्ययन प्रस्तुत करेंगे। व्यवहारिक प्रश्न पर जाने के पूर्व हम कुछ बातों पर स्पष्टीकरण आवश्यक समझते हैं। जैसे स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थी होने के कारण आप यह जानते हैं कि अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, अर्थात लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। जब हमें किसी व्यवसाय के लिए किसी निश्चित अवधि में उसके द्वारा किए जाने वाले व्यवसायिक क्रियाकलापों का परिणाम लाभ हानि के रूप में जानना हो या उसकी आर्थिक अवस्था के संबंध में जानकारी प्राप्त करनी हो, तो हम उसके लिए अंतिम खातों का निर्माण करते हैं। अंतिम खाते किस तरह बनाए जाएंगे, इसके लिए उसके स्वामित्व का स्वरूप भी इंपॉर्टेंट होता है। सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप फर्म के लिए परंपरागत प्रविधि में अर्थात लाभानी खाते तथा स्थिति विवरण बनाए जाते हैं, जबकि वर्तमान अध्ययन हमें होटल कंपनी के लिए अंतिम खातों के निर्माण का है। अर्थात स्पष्ट रूप से यहाँ हमें कंपनी के लिए अंतिम खातों का निर्माण करना है। तो यह भी आप जानते हैं कि 2013 के बाद नया कंपनी अधिनियम अस्तित्व में आ चुका है और उस अधिनियम के अंतर्गत लेखांकन या अंतिम लेखे निर्माण करने की जो निर्धारित प्रारूप बतलाए गए हैं, उस प्रारूप के अंतर्गत अंतिम खाते बनाने होंगे। हमने भी अपना अध्ययन इसी नए प्रारूप के अंतर्गत आपके समक्ष आगे प्रस्तुत किया है। तो चलिए मित्रों, अब हम अपने अध्ययन को व्यवहारिक प्रश्न पर लेकर चलते हैं। मैं आपके समक्ष प्रश्न पढ़ रहा हूं, आप मेरे साथ चलें। होटल महिंद्रा लिमिटेड अपने ग्राहकों को दोनों यूरोपियन तथा अमेरिकन योजनाओं के अंतर्गत, दोनों अर्थात अमेरिकन और यूरोपियन, ये दोनों आप हमारी पूर्व की प्रस्तुतियों के माध्यम से जानते हैं कि यह एक ग्राहक को होटल में कमरा किराए पर लेने की विधियां हैं। यूरोपियन पैटर्न वह पैटर्न है जिसमें कि ग्राहक सिर्फ कमरा किराए पर लेता है, और अमेरिकन पैटर्न में जब वह कमरा किराए पर लेता है तो साथ में भोजन की भी सुविधा का लाभ लेता है। तो चलिए आगे चलें। यूरोपियन तथा अमेरिकन योजनाओं के अंतर्गत कमरा किराए पर देते हैं। 31 मार्च को उनके तलपट की सहायता से आपको लाभ हानि तथा चिट्ठे का विवरण तैयार करना है। 31 मार्च 2020 जो अंतिम खाते निर्माण की तिथि है, और होटल महिंद्रा लिमिटेड अर्थात ये एक कंपनी है जिसके लिए हमें अंतिम खातों का निर्माण करना है। आगे देखें, आप अंतिम खाते तैयार करते समय यह मानकर निम्न समायोजन का ध्यान रखें कि ग्राहकों से प्राप्त सेवा कर की राशि शासन को समय अनुसार जमा कर दी गई है। कंसीडर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट व्हेन यू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स कीपिंग इन माइंड दैट जीएसटी कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स आर टाइमली डिपॉजिट टू गवर्नमेंट अकाउंट। मतलब यहाँ इस बात को यह मानकर चलना है कि जो ग्राहक होटल में रुकते हैं उनसे जो शासन को देय जीएसटी है, जैसे अगर यूरोपियन प्लान के तहत कोई ग्राहक कमरा लेता है तो उसने सिर्फ कमरे की सुविधा का लाभ लिया, तो जो उसकी कमरे की सुविधा का बिल बनेगा उस पर जो जीएसटी कैलकुलेट होगी वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कर दी गई है। अमेरिकन प्लान के तहत जिस ग्राहक ने कमरे की सुविधा का लाभ लिया, उसके कमरे के किराए के अलावा उसके रेस्टोरेंट के बिल पर भी जो जीएसटी कैलकुलेट की गई है वह कैलकुलेटेड अमाउंट गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कर दिया गया है। यानी हमें यह जानकारी दी गई कि यह काम पूर्ण हो चुका है। इसे अंतिम खाते के निर्माण किए जाते समय इसका व्यवहारिक प्रभाव कुछ भी नहीं पड़ेगा। आगे देखें, जो समायोजन है वो उसमें 1,20,000 रुपये की राशि, जिसमें 30,000 रुपये आवास के तथा 90,000 रुपये भोजन के सम्मिलित हैं, को स्टाफ से चार्ज करना है जिन्हें मुफ्त आवास व भोजन की सुविधा दी गई है।
तो देखिए ये विशेष प्रकार का समायोजन है जो होटल प्रकार के व्यवसाय से संलग्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संबंध में ही आता है। प्रायः जो प्रतिष्ठित होटल हैं वो अपने कर्मचारियों को मुफ्त भोजन, चूंकि कर्मचारी होटल में काम करते हैं तो मुफ्त भोजन की सुविधा देते हैं। साथ ही वे अपने होटल में ही उन्हें जो उनका खाली समय रहता है उसमें कहीं रहने या उन्हें जो टाइम है उसमें बैठने की सुविधा प्रदान करते हैं। लेकिन इन दोनों में होटल को कुछ राशि वहन करनी पड़ती है, यानी व्यय होता है होटल का। इसके संबंध में क्या क्या कहा जा रहा है कि कोई स्टाफ को चार्ज करना है जिन्हें मुफ्त आवास व भोजन की सुविधा दी गई है। यानी इसका समायोजन इस प्रकार करना है कि यह एक बार हम जो होटल व्यवसाय की प्राप्तियां होंगी, प्राप्तियां अर्थात जो ग्राहकों से कमरे किराए की राशि प्राप्त होगी उसमें हम इस राशि को जोड़ेंगे। जो कमरे किराए की राशि प्राप्त होगी उसमें 30,000 रुपये जोड़ा जाएगा और जो मील्स की राशि प्राप्त होगी उसमें ये 90,000 रुपये की राशि जोड़ी जाएगी। साथ ही चूंकि यह मुफ्त सुविधा है इसलिए इसे हम जो एम्प्लॉयज़ के जो बेनिफिट एक्सपेंसेस हैं उसमें भी इसे ले जाकर ऐड करेंगे। तो चूंकि एक क्रेडिट साइड की आइटम है, यानी एक इफेक्ट एडजस्टमेंट का क्रेडिट साइड में होगा और दूसरा डेबिट साइड में होगा, और दोनों ही चूंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की मद है, यानी जो रिसिप्ट्स हैं वो भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में है और जो एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट में है, तो इसका लाभ हानि की गणना में इसका सीधा प्रभाव कुछ भी नहीं पड़ेगा। यह एक प्रदर्शनात्मक प्रकार का समायोजन है। इसके बाद अगले क्रम पर देखें, बकाया मजदूरी तथा वेतन 10,000 रुपये का है। इसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी का एडजस्टमेंट हमें करना होगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी के लिए हम एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस में इसको ऐड करेंगे और करंट लायबिलिटी के रूप में भी इसे प्रदर्शित किया जाएगा। अर्थात डबल एंट्री सिस्टम के ही नियमों का पालन हो रहा है। समायोजन के जो डेबिट साइड में एक इफेक्ट और क्रेडिट साइड में दूसरे इफेक्ट को हमें शामिल करना होता है। इसके अतिरिक्त मूल्य ह्रास के संबंध में जानकारी दी जा रही है कि भवन पर 5%, रसोई उपकरण पर 10%, फर्नीचर पर 15,000 रुपये और बर्तन पर 25,000 रुपये का हमें अवक्षण चार्ज करना है। तो आइए मित्रों देखें, इन समायोजनों को हमें ध्यान में रखना है कि पहला यूरोपियन और अमेरिकन है, तो यूरोपियन और अमेरिकन प्लान का एडजस्टमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट बनाए जाने की प्रक्रिया में भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह सिर्फ ग्राहकों को जो किराए दिए जाते हैं उसकी किराए की दर की गणना करने में इसका प्रभाव पड़ता है। यूरोपियन जो प्लान से कमरे किराए पे ले जाते हैं उनमें सिर्फ कमरे का किराया लगता है और अमेरिकन में कमरे और खाने का दोनों लगता है। और जीएसटी के संबंध में जो जीएसटी ग्राहक से लिया जाता है वो सीधे शासन के खाते में जमा कर दिया जाता है। तो आइए अब हम इस प्रश्न को किस तरह से हल किया जाएगा इसे देखने के पहले ट्रायल बैलेंस देख लें। ट्रायल बैलेंस में क्या क्या मदें दी गई हैं इनका भी अध्ययन करें। देखिए डेबिट साइड के बैलेंसेस मैं पढ़ रहा हूँ जिसमें बिल्डिंग है, फर्नीचर है, किचन इक्विपमेंट्स हैं, ये सब फिक्स्ड एसेट्स हैं जो कंपनी के लिए हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो उस समय ये फिक्स्ड एसेट में टेंजिबल एसेट के हेड में दर्शित की जाएंगी। स्टॉक जो है वो करंट एसेट है, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो करंट एसेट के हेड में इसे शामिल करेंगे। यूटेंसिल अगेन इट इज़ फिक्स्ड एसेट। ट्रेड रिसीवेबल्स ये करंट एसेट है, तो जब हम करंट एसेट वाले गणना करेंगे तब उसमें ट्रेड रिसीवेबल जोड़ा जाएगा। कैश एट बैंक करंट एसेट है। परचेज ऑफ फूड एंड अदर ये प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है। जब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो वहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की गणना करने के लिए जो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए एक्सपेंडिचर किए जाते हैं अर्थात जो परचेजेस किए जाते हैं वो हम एक्सपेंसेस में इसे शामिल करेंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अगेन इट इज़ अदर एक्सपेंसेस। वेजेस एंड सैलरी एक्सपेंसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी एक्सपेंसेस हैं, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स भी एक्सपेंसेस हैं। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट जो है वो भी अन्य व्यय है। इंटरेस्ट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट मद है। यह नए प्रारूप में जो 2013 के द्वारा प्रस्तुत जो प्रारूप का हमें पालन करना है उसमें इंटरेस्ट जो है वो फाइनेंस कॉस्ट के रूप में सम्मिलित की जाती है। कमीशन इज अगेन अदर एक्सपेंसेस। इसके बाद हम क्रेडिट बैलेंस देखें। क्रेडिट बैलेंस में शेयर कैपिटल है, ये शेयर होल्डर्स फंड में आएगा। बैंक लोन है, ये नॉन करंट लायबिलिटी है। इसके बाद ट्रेड पेबल है, ये करंट लायबिलिटी है। अपार्टमेंट एंड अटेंडेंट, ये अपार्टमेंट एंड अटेंडेंट जो है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में आएगा, यानी होटल व्यवसाय के संचालन में जो होटल व्यवसाय में कमरे किराए पर दिए जाते हैं उससे होने वाली प्राप्तियां 12,50,000 रुपये है।
मील्स एंड रिफ्रेशमेंट, ये रेस्टोरेंट का कलेक्शन है, यहाँ से 14,50,000 रुपये की प्राप्ति हो रही है। डिस्काउंट, ये भी व्यवसायिक लाभ है, इसे भी हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में शामिल करेंगे। इंटरेस्ट, ये चूँकि क्रेडिट बैलेंस के साथ में है इसलिए ये अदर इनकम है, एंड सन्ड्री रिसिप्ट्स भी अदर इनकम है। तो हमें अब आगे इसका हल किस तरीके से बनेगा इसका अध्ययन करना है। तो मेरा आपसे यह सुझाव है कि आप प्रश्न का एक प्रिंट बना लें और उसे भी रखें, तथा बाद में जब ये प्रश्न का हल हम देख लें तो इसे फिर से एक बार अध्ययन करें, तब यह अध्ययन आपके लिए पूर्ण होगा। तो चलिए मित्रों, अब हम देखते हैं, हमने जो आपके समक्ष इसका हल प्रस्तुत किया है इसमें आए। देखिए, पहले जो हमने ये पहले का हिस्सा है, अर्थात ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा बैलेंस शीट का हिस्सा है, और इसके बाद वाला जो हिस्सा है, यानी ये बीच के बाद से जो जहाँ से विभाजन है, ये इसके बाद का इधर का हिस्सा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। नए प्रारूप 2013 के द्वारा जब हम का पालन करते हुए जब हम किसी कंपनी के लिए अंतिम खाते बनाते हैं तो उसका यह प्रारूप आपके समक्ष स्क्रीन में प्रदर्शित किया गया है। देखें, यह स्टेटमेंट के फॉर्म में बनाया जाता है। बैलेंस शीट में जैसे पहला वाला कॉलम जो है वो पर्टिकुलर है, इसके बाद नोट नंबर, इसमें हम सारी मदों को विस्तार से न लिखकर उसे अलग से गणना के रूप में दिखाते हैं, और गणना के लिए जो नोट नंबर का प्रयोग किया जाता है वो यहाँ पर इसे लिखा जाता है। ये पहला वाला जो अमाउंट कॉलम है ये करंट फिगर्स हैं, और इसके बाद ये बाद वाला जो कॉलम है वो प्रीवियस ईयर के फिगर्स है, जस्ट टू कंपेयर कि पिछले साल की तुलना में इस साल की क्या स्थिति है। अब चूंकि इस प्रश्न में कुछ भी करंट के साथ में कंपेयर करने हैं तो प्रीवियस ईयर के फिगर नहीं दिए गए हैं, इसलिए ये कॉलम पूरा का पूरा खाली है। उसी प्रकार से जो दाहिने हिस्से में हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बताया है एज ऑन 31 मार्च, उसमें भी विवरण इसी प्रकार बनाया जाता है। पर्टिकुलर होता है, अगेन नोट होता है, फिर ये करंट ईयर की फिगर्स होती है और ये प्रीवियस ईयर की फिगर होती हैं। तो आइए मित्रों, पहले हम गणनाओं पे अपना ध्यान केंद्रित करें, और गणनाओं पे ध्यान केंद्रित करने के पश्चात हम देखेंगे कि हमने उसे जो फाइनल अकाउंट बनाने की प्रक्रिया में जो कंपनी के लिए फाइनल अकाउंट बनाए हैं उसमें इन्हें किस प्रकार से प्रयोग किया है या किस प्रकार से आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले देखें बैलेंस शीट वाले पोर्शन को। इसमें शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल में दर्शित है 15 लाख रुपए की राशि। यह हमने जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है वहाँ से इस राशि को यहाँ इस स्टेटमेंट में इसे लिखा है, इसमें कोई भी गणना अलग से नहीं की गई है। जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है 8,35,000 रुपये, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो सरप्लस है वो आया है, इसे हम बाद में फिर से एक बार इस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद देखें, जो अगले क्रम पर बैंक लोन दिखलाई पड़ रहा है, ये नॉन करेंट लायबिलिटी है। नॉन करेंट लायबिलिटी के रूप में बैंक लोन 3,50,000 रुपये, ये भी हम ट्रायल बैलेंस से यहाँ लाकर इसकी पोस्टिंग किए हैं। इसके पश्चात करेंट लायबिलिटीज़ में 1,20,000 रुपये जो ट्रेड पेबल है, सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं जो, और जो आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी दिया हुआ है 10,000 रुपये, उसे भी हमने करेंट लायबिलिटी में यहाँ लाकर इसकी पोस्टिंग की है। यानी ये एडजस्टमेंट की आइटम है, इसका एक इफेक्ट यहाँ है, और सेकंड इफेक्ट जो ये क्रेडिट इफेक्ट है और डेबिट इफेक्ट जो होगा वो एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस में जोड़ा जाएगा। तो जो अब नए प्रारूप में देखिए, जो इक्विटी एंड लायबिलिटी के साथ साथ में शेयर होल्डर्स फंड और बाद में नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी, ये सब इस प्रश्न से संबंधित है। इस प्रारूप में इसका लायबिलिटी साइड का टोटल है 28,15,000 रुपये। इसके पश्चात एसेट साइड में आ जाएं। एसेट साइड में नॉन करेंट एसेट्स हैं जिसमें फिक्स एसेट होती हैं। फिक्स एसेट में भी टेंजिबल और इनटेंजिबल ऐसे क्लासिफिकेशन होते हैं। हमारे इस प्रश्न में सारी टेंजिबल एसेट्स हैं। इसके लिए टेंजिबल एसेट की गणना करने हेतु हमें यहाँ प्रश्न में रिटर्न डाउन वैल्यू लेनी है, अर्थात जो प्रारंभिक शेष है उसमें अवक्षण की राशि घटाने के बाद जो शेष आएगा उस शेष को यहाँ पर लाया जाएगा। इसके लिए हमने गणना, ये आपकी स्क्रीन में जो वर्किंग नोट नंबर 1 में प्रदर्शित है उस पर ध्यान केंद्रित करें। बिल्डिंग ट्रायल बैलेंस में दिया गया है 20 लाख रुपए, साथ में यह बताया गया है कि इस पर 5% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो 20 लाख पर 5% 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन हुआ, और 20 लाख में से 1 लाख रुपए घटाने के बाद में 19 लाख रुपए इसकी रिटर्न ऑन वैल्यू हुई। किचन जो आइटम है उसके लिए 2 लाख रुपए की ट्रायल बैलेंस में फिगर है, 10% डेप्रिसिएशन 20,000 रुपये इसमें गणना हुई, घटाने के बाद ये हुआ 1,80,000 रुपये। इसके बाद
फर्नीचर्स हैं 2,25,000 रुपये, इसमें फिक्स्ड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 15,000 रुपये। ये 15,000 रुपये घटाने के बाद में इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू हुई 2,10,000 रुपये। और यूटेंसिल्स हैं ये 1,50,000 रुपये दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, उसमें 25,000 रुपये का फिक्स डेप्रिसिएशन है, वो कम करने के बाद में उसकी राशि हुई 1,25,000 रुपये। और इस तरीके से ये सारी जो रिटर्न डाउन वैल्यूज़ हैं चारों टेंजिबल एसेट की, इसे जोड़ने से ये इसका टोटल आया 24,15,000 रुपये, जो हम नोट नंबर 1, यहाँ पे देखिए हमने नोट नंबर 1 डाला है और नोट नंबर 1 के माध्यम से 24,15,000 रुपये की राशि को बैलेंस शीट में हम लेकर आए हैं। इसके बाद करंट एसेट्स हैं। करंट एसेट में 3 आइटम है। स्टॉक जो ट्रायल बैलेंस में दिया गया है 1,00,000 रुपये, ट्रेड रिसीवेबल जो बिल्स रिसीवेबल है ये भी 2,00,000 रुपये ट्रायल बैलेंस से ही आया है, और कैश एट बैंक है 1,00,000 रुपये, इसे भी हमने ट्रायल बैलेंस से यहाँ इसकी पोस्टिंग की है। इस तरीके से ये 4,00,000 रुपये की करंट लायबिलिटी हुई और 24,15,000 रुपये का जो फिक्स एसेट का रिटर्न डाउन वैल्यू का बैलेंस है, ये इसको दोनों को जोड़ने से ये भी 28,15,000 रुपये हुआ। तो ये बैलेंस शीट में मोस्टली आइटम्स जो हैं वो वहाँ से ट्रायल बैलेंस से लाई हुई आइटम है। इसमें सिर्फ फिक्स एसेट में वर्किंग है और एक रिजर्व्स एंड सरप्लस पे चर्चा करनी हमारी शेष है। तो चलिए अब इसके बाद हम आते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस देखिए ये आरंभ होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से आशय होटल व्यवसाय के संचालन से जो उसे प्राप्तियां होती हैं उसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में इसकी गणना की गई है। यहाँ पर नोट नंबर 1 डाला है हमने, तो नोट नंबर 1 पर आ जाए। नोट नंबर 1 में देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का यहाँ गणना अलग से दिखाई गई है कि अपार्टमेंट एंड अटेंडेंट का ट्रायल बैलेंस दिया गया है फिगर 12,50,000 रुपये और मील्स एंड रिफ्रेशमेंट पर 14,50,000 रुपये। ये 2 फिगर हमने ट्रायल बैलेंस से यहाँ ब्रॉट इन की। इसके अलावा आपको यह मालूम है कि बताया गया है समायोजन में कि जो कर्मचारी हैं उन्हें अपार्टमेंट की जो सुविधा प्रदान की जाती है उस पर 30,000 रुपये व्यय होते हैं, तो ये एडजस्टमेंट के रूप में हमने 30,000 रुपये यहाँ उनके पर व्यय की जाने वाली राशि को ऐड किया। साथ ही मील्स पर जो 90,000 रुपये व्यय किए जाते हैं उसे भी यहाँ लाकर ऐड कर दिया। तो अब ये ऐड करने के बाद फिगर हो गई अपार्टमेंट एंड अटेंडेंट जो 12,50,000 धन 30,000 मिलकर हो गया 12,80,000 रुपये, और जो मील्स एंड रिफ्रेशमेंट का 14,50,000 था उसमें 90,000 रुपये जोड़ने से अभी हो गया 15,40,000 रुपये, और इसमें डिस्काउंट्स की भी राशि जोड़ दी, ये भी व्यवसायिक लाभ है। तो इस तरह से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया 28,50,000 रुपये जो हमने अपने स्टेटमेंट में जिसकी पोस्टिंग की है। अगले क्रम पर देखें हमने अदर इनकम लिया है, इसके लिए नोट नंबर 2 है। नोट नंबर 2 है तो नोट नंबर 2 पर आ जाए। नोट नंबर 2 यहाँ दिखाया गया है, इसमें इंटरेस्ट की इनकम 50,000 रुपये दिखाई गई है जो हमने ट्रायल बैलेंस में थी क्रेडिट बैलेंस के रूप में, और सन्ड्री रिसिप्ट्स थे जो 1,50,000 रुपये के। इन दोनों मदों को जोड़ने से इनका योग हुआ 2,00,000 रुपये। इसे भी हमने नोट नंबर 2 के टोटल को अपने स्टेटमेंट में इसकी पोस्टिंग की। इन 2 मदों का योग जो है वो टोटल रेवेन्यू है। टोटल रेवेन्यू अर्थात वर्ष भर की कुल प्राप्ति 30,50,000 रुपये की इस होटल की हुई। अब इसके बाद एक्सपेंसेस पे आ जाएं। एक्सपेंसेस में हमने जो पहला परचेज है जो ट्रायल बैलेंस में दिया गया है, अर्थात ये मील्स एंड जो रिफ्रेशमेंट्स हैं इनके बनाए जाने के लिए जो आवश्यक वस्तुओं का क्रय किया गया है, प्रोविजंस हैं और अन्य सामग्रियां क्रय की गई हैं, वो राशि है 11,00,000 रुपये की, ये भी ट्रायल बैलेंस से लाई गई है। इसके पश्चात है एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस, जो प्रारूप 2013 के अंतर्गत हम कर्मचारियों को दी जाने वाले कर्मचारियों पर किए जाने वाले व्यय तथा उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं का योग एक राशि के रूप में लाते हैं। यहाँ हमने नोट क्रमांक 3 लिखा हुआ है, तो नोट क्रमांक 3 पर आकर देखें, या नोट क्रमांक 3 कहाँ दिया हुआ है, ये यहाँ एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस अलग से कैलकुलेट किया गया है। यहाँ जो ट्रायल बैलेंस में वेजेस एंड सैलरीज दिया हुआ है वो 5,00,000 रुपये की राशि है, वो हम ट्रायल बैलेंस से लेकर आए। इसके अलावा जो फ्री अपार्टमेंट फैसिलिटी दी गई है उसका 30,000 एंड फ्री मील्स फैसिलिटी दी गई है उसका 90,000 भी इन्हें दी गई मुफ्त सुविधा के कारण इसे इस व्यय में जोड़ दिया। जोड़ देने से ये राशि हो गई 6,20,000 रुपये। और आउटस्टैंडिंग जो 10,000 रुपये है, ये जो सेकंड इफेक्ट है, सेकंड इफेक्ट ये यहाँ पर जो डेबिट इफेक्ट हम ला रहे हैं, पहले हमने क्रेडिट इफेक्ट यहाँ पर आपने पहले देखा बैलेंस शीट बनाए जाते समय हमने उसे करंट लायबिलिटीज में शामिल किया था, ये उसका सेकंड इफेक्ट है, ये भी लाकर जोड़ा। और एम्प्लॉय बेनिफिट जो हुआ ये कुल मिलाकर राशि हो गई 6,30,000 रुपये जो हम अपने स्टेटमेंट में इसे हमने इसकी पोस्टिंग की। इसके पश्चात अगले क्रम पे
जो फाइनेंस कॉस्ट है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस फाइनेंस कॉस्ट में होती है। जब हम ट्रायल बैलेंस के बारे में चर्चा कर रहे थे उस समय मैंने आपको बताया था कि ये 5 लाख रुपए यहाँ लाया गया है। इसके पश्चात डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, ये 1,60,000 रुपये जो स्क्रीन में दर्शित है, इसके साथ में हमने नोट क्रमांक 4 लिखा है। ये देखिए, जो बैलेंस शीट के लिए हमने डेप्रिसिएशन की गणना की थी, वहाँ से हमने जो राशि डेप्रिसिएशन की है, कैलकुलेटेड है, वो हम यहाँ लाए हैं। यहाँ पर देखिए डेप्रिसिएशन अलग से एक नोट पे दिखाया गया है। इसमें बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपए, किचन का डेप्रिसिएशन 20,000, फर्नीचर का 15,000 और यूटेंसिल्स का 25,000 रुपये। इस तरह से कुल राशि 1,60,000 रुपये की डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस के रूप में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में लाई गई है। इसके अलावा अदर एक्सपेंसेस में कुल 3,20,000 रुपये की राशि दिखलाई गई है। यह 3,20,000 रुपये की राशि जो है वो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस के रूप में 90,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के रूप में 1 लाख, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल के रूप में 40,000, एडवर्टाइजमेंट के रूप में 50,000 और कमीशन के मद पर 40,000 रुपये व्यय की गई हैं। इन राशियों को भी हमने ट्रायल बैलेंस से स्ट्रेट अवे इनकी पोस्टिंग की है, इसमें कोई भी अतिरिक्त गणना नहीं की है। ये एक योग है 3,20,000 रुपये का। तो जो एक्सपेंसेस हैं वो एक्सपेंसेस सारे आ गए और इन एक्सपेंसेस का जो कुल योग बना वो 22,15,000 रुपये का बना, जो टोटल एक्सपेंसेस है। अब इसके पश्चात लाभ या हानि की गणना करने हेतु हम टोटल रेवेन्यू देखें। टोटल रेवेन्यू जो ऊपर हमने गणना कर की है 30,50,000 रुपये, ये यहाँ पर गणना में 30,50,000 रुपये दर्शित है। इसमें से जो टोटल एक्सपेंसेस है 22,15,000 रुपये का यह घटाया। इसके बाद जो बचा वो 8,35,000 रुपये करंट ईयर का जो सरप्लस है, दैट इज़ सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस है, ये जिसे कि हम प्रॉफिट भी कह सकते हैं। ये प्रॉफिट की राशि में अन्य आगे यदि और कोई समायोजन होते या अन्य कोई प्रकार का इसमें जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत प्रारूप में जो मदें होती तो उन्हें भी हम यहाँ सम्मिलित करते। चूँकि इस प्रश्न में और कोई मद है नहीं, इसलिए हम ये 8,35,000 को करंट ईयर का प्रॉफिट के रूप में इसे लाकर बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो हमने पहले चर्चा के समय पेंडिंग रखा था, कहा था कि बाद में चर्चा करेंगे, ये 8,35,000 रुपये की राशि ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से करंट सरप्लस के रूप में यहाँ पोस्टिंग की गई है। तो अब देखें कि ये हमारा जो व्यवहारिक प्रश्न है ये पूरा हुआ। इसमें हमने प्रॉफिट निकाल लिया, सरप्लस के रूप में जो आया करंट ईयर का प्रॉफिट है, और इसकी पोस्टिंग जब बैलेंस शीट में कर दी तो बैलेंस शीट में करने के पश्चात अब बैलेंस शीट का भी जो योग है वो लाइबिलिटी साइड का टोटल और एसेट साइड का टोटल दोनों 28,15,000 रुपये हो जाते हैं। तो इस तरह से यह लाइबिलिटी और एसेट साइड का योग बराबर हो जाने के पश्चात हम कह सकते हैं कि हमने अंतिम खाते में स्थिति विवरण के निर्माण को पूर्ण किया। तो मित्रों, ये आपके समक्ष नवीन प्रारूप में जो अधिनियम 2013 के माध्यम से बनाए जाने का निर्देश है, बनाया जाना चाहिए, वो हमने प्रस्तुत किया। अध्ययन को समाप्त करने के पूर्व कुछ बातों पे मैं और अपना विचार आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि इस अध्ययन के लिए जो पुस्तकें मैंने पुस्तकालयों में देखी, उनमें अधिकांश जो पुस्तकें हैं उनमें 2013 के पहले के प्रश्न देखने में प्राप्त हुए हैं। और चूंकि वो प्रश्न 2013 के पहले के हैं, इसलिए 2013 से पहले भारतवर्ष में कंपनी अधिनियम 1956 क्रियाशील था और कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत भी परंपरागत रूप में ही अंतिम खाते बनाए जाते थे। तो एकाकी व्यापारी, साझेदारी व्यापार और कंपनी सब एक जैसे बनते थे, लेकिन 2013 के बाद अब चूंकि ये नए प्रारूप में कंपनियों को अंतिम खाते बनाने आवश्यक होते हैं, मैंडेटरी है, इसलिए अगर प्रश्न आपको परीक्षा में बनाने हो तो आपको 2013 के प्रारूप का ही पालन करना चाहिए, जिस अनुरूप में हमने आपके समक्ष व्यवहारिक प्रश्न को हल किया। एक और बात मैं जो कहना चाहता हूँ कि हमने जो आपके समक्ष ये अध्ययन प्रस्तुत किया, प्रस्तुति क्रमांक 1, 2, 3 और 4 के माध्यम से, इसमें हमारा ध्येय था कि हम छात्रोपयोगी सामग्री को सर्वोत्तम रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करें, लेकिन फिर भी हम इस बात को स्वीकार करने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करते कि व्यक्ति का ज्ञान जो होता है वो सीमित होता है और विषय का विस्तार असीमित होता है। आपको परीक्षा की दृष्टि से अपना अध्ययन यदि सशक्त बनाना है तो आवश्यक है कि इन वीडियो प्रस्तुतियों के साथ साथ
आप अपनी पाठ्य पुस्तकों का भी नियमित रूप से अध्ययन करते रहें। चूँकि लेखांकन का यह जो अध्ययन है वह संख्यात्मक प्रश्नों पर आधारित है, इसलिए इसके नियमित अभ्यास की भी आवश्यकता आपको होगी। इन्हीं बातों के साथ इस प्रस्तुति को यहीं पूर्णता प्रदान करते हुए आपसे पुनः एक निवेदन है कि वर्तमान वायरस संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है। आप अपने घर पर रहें, अध्ययनशील रहें। आपने इन वीडियो प्रस्तुतियों को पूर्ण लग्न के साथ सुना, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।